निकालूं तो क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी जिन्होंने किया है वक्त पे? इतवार वाले दिन अच्छा क्लास, रिवीजन का सीन यूं है, सुन लीजिए पहले जो पीछे खुसर खुसर कर रहे हैं। बेटा कुछ हम यूँ करेंगे कि पहले मैं आप लोगों को जो मैंने अभी कहा है कि जो पहले जो है आप टॉपिक बोलोगे वो रिवाइज करवा के आई विल प्रिपेयर यू फॉर द मिड टर्म्स, बिकॉज इफ यू नीड री इन्फोर्समेंट फॉर अ सर्टन टॉपिक देन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि उसके बाद व्हाट आई डू नॉर्मली is that instead of you guys telling me मिस ये चैप्टर और ये चैप्टर, मैं आपकी नहीं सुनती, मैं तो इनफैक्ट इनहेरिटेंस के फौरन बाद भी आपकी नहीं सुनती, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं सेल्स से पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। टॉपिक 1 उठाओ, दोबारा से फटाफट रिकैप करो, क्या एक दिन में सेल्स हो जाएगा? पहले लगा था एक हफ्ता, अब थोड़ी एक हफ्ता लगेगा, ठीक है। एक दिन में सेल्स रिकैप करो, उसके दूसरे दिन मेरे पास यहाँ पे जितने भी सेल्स से रिलेटेड सवाल हैं, चाहे वो एटीपी के हैं, स्ट्रक्चर्ड के हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम बैठ के सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में जो है आपको फोटोकॉपी पे हर चीज़ नहीं दे सकती, और अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी फ़ाइल बना के स्कूल में जमा करवा देती हूँ, फिर आपके फी चालान में लग के आएंगे, और वो अगर तुम बोलोगे वो वाला तरीका भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं लेकिन नेक्स्ट टर्म दूंगी, इस टर्म में नहीं, मैं उनको कंपाइल करके नेक्स्ट टर्म दूंगी। अभी फ़िलहाल हम ऑनलाइन ही कर लेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ में अभी नहीं करवा रही, एमसीक्यूज़ जब हमारा इंशाल्लाह पूरा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा फटाफट, ठीक है। मेरा अंदाज़ा ये है कि 17 टॉपिक्स हैं सिलेबस के हिसाब से, तो 17 नहीं तो 25 पीरियड में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्विक रिकैप करके। और उसके साथ साथ ज़ाहिर 25 ही पीरियड उसके रिटन वर्क के लगेंगे, या आप लोग पर भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इफेक्टिवली ये काम मेरे लिए करते हो। उसके बाद वंस वी आर डन विद दैट, अच्छा इसमें एटीपी के सवाल और स्ट्रक्चर दोनों साथ साथ चलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। वंस वी आर डन विद दैट, फिर हम क्या करेंगे कि हम एमसीक्यू की शीट्स मंगवा लेंगे स्कूल वालों से, जो ग्रिड होती है, और ऑनलाइन पेपर लगाएंगे, मतलब मल्टीमीडिया पे पेपर लगाया, ग्रिड शीट आपके पास होगी, वो ग्रिड शीट पे आप ऊपर साल डालिएगा, नाम लिखिएगा और शेडिंग करते रहिएगा। सवाल आप यहाँ बोर्ड पे होगा, आप पढ़ें और सॉल्व करें, पढ़ें और सॉल्व करें। 2 पीरियड होते हैं, 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटा मैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दूंगी, 15-20 मिनट आधा घंटा जो बचेगा उसके अंदर हम हाथ के हाथ वो पेपर चेक करेंगे यहीं पे, ठीक है। और जो क्वेश्चन डिस्कशन नीडेड होगा उसको डिस्कस कीजिए। ये हमारी पूरी रिवीजन की प्लान है जो मैं हर साल फॉलो करती हूँ। आपको इसमें कोई अपनी राय देनी है, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम, बता दो। मैं इसी तरह करती हूँ तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके सारे टॉपिक्स एक दफ़ा 9 से रिवाइज हो जाते हैं। ये नहीं कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, हाँ, लेकिन मैं रिकैप हर चीज़ करूँगी, फटाफट फटाफट रिकैप करेंगे। अगर उसमें हाँ तुम लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आई, दूसरी दफ़ा भी नहीं आई, तो डेफिनेटली मैं दोबारा री करूँगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को रेगुलर होना ज़रूरी है, और क्लास के दौरान विजिलेंट भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि कॉपी के पीछे आपसे बात कर रही हूँ, ड्राइंग करनी है, जी यही होता है। कॉपी दिखा दो मुझे अपनी, बायो की कॉपी में कोई काम हुआ हुआ है?
बोला ही नहीं। क्लास में मैं पढ़ाती हूँ, करती तुम कब काम हो? समझ में आ रही है बात? ठीक है, महक आप कहाँ थी इतने दिनों से? पिछले हफ्ते आई थी आप? फ्राइडे को तो नहीं थी, ट्यूसडे भी नहीं थी, आई थी? बेटा मुझे नहीं पता, मुझे ए और ए स्टार से नीचे किसी का नहीं चाहिए ग्रेड। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें ए स्टार चाहिए या ए चाहिए, इससे नीचे मुझे किसी का ग्रेड नहीं चाहिए क्लास में। समझ में आया? वक्त से पहले टाइम सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे आपको दो दो तीन तीन दफ़ा पढ़ाने के लिए, यहाँ बोलोगे दोबारा रिवाइज करो, मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँगी टॉपिक्स। बच्चे रिटर्न काम कर रहे होंगे, मैं 1 on 1 टॉपिक रिवाइज करवा दूँगी, ठीक है? लेकिन काम करना है। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। ये लैंपिंग के क्वेश्चन, वो लैंपिंग के सॉरी फिल ब्रैडफील्ड के क्वेश्चन हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, यही है मेरे ख्याल से पहला। हाँ यही है। एमसीक्यूज के बाद वाले सवाल हैं, ठीक है? सिस्टिक फिब्रोसिस इज अ जेनेटिक डिजीज। पेज नंबर बताओ बेटा। 457। अब बातें कौन कर रहा है? 457 आपकी बुक कहाँ है? क्यों? मैंने रात को भी नहीं, शाम को मैसेज किया था फिल ब्रैडफील्ड लेके आइएगा सब लोग। Yesterday in the evening I told to bring Phil Bradfield. तनख्वाह तो भिजवा। अच्छा जी, cystic fibrosis is a genetic disease affecting the lungs. बातें नहीं। Figure 17.36 shows a pedigree for a family in which some members have cystic fibrosis. Pedigree कहते हैं इसको, ये जो पॉइंट मेथड वाला डायग्राम। हाउ मेनी जनरेशन, अच्छा नहीं, पहले हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। तरीका ये सवाल सॉल्व करने का ये है, चाहे एमसीक्यू हो क्या हो, हम पहले इसे पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, अफेक्टेड, अनअफेक्टेड मेल और मेल विथ सीएफ, अनअफेक्टेड फीमेल, फीमेल विथ सीएफ, ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, और क्या पता चला है हमें? सीएफ इज ए जेनेटिक डिजीज अफेक्टिंग द लंग्स। अच्छा, हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि ये डोमिनेंट डिजीज है या रिसेसिव डिजीज है, बताया गया है। लेकिन हमें कैसे पता चला ये रिसेसिव डिजीज है? दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, लेकिन उनका एक बच्चा अफेक्टिव पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये डिजीज कैसी है? रिसेसिव है। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन में हिंट दी जाएगी। देखो दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, दे आर अनअफेक्टेड, लेकिन वन ऑफ द चाइल्ड दैट इज बॉर्न इज अफेक्टेड। दैट मीन्स बोथ द पेरेंट्स विल हैव द जीन in the heterozygous form, and we can see that both the parents are phenotypically normal. That means the gene is recessive. What does that mean? The gene is recessive. समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम इसको 1 मिनट डाउनलोड करते हैं, 2 मिनट दे दो, ठीक है? इसको हम नजर आ रहे डाउनलोड।
व्हाट्सएप इमेज के नाम से वो है। ठीक है, अच्छा अब हम नहीं, हमने गलत किया है, हम इसको ओपन विथ पेंट करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इनको, क्योंकि वी नो that this parent and this parent is phenotypically unaffected but they have a child which is affected, that means both are heterozygous। ठीक है, यानी अगर मैं सपोज इसका क्या एलील बोला है, ए फॉर नो सिस्टिक एंड स्मॉल ए फॉर सिस्टिक, तो इसका हो जाएगा ए स्मॉल ए, और 2 का भी क्या होगा, यार मुझे नजर नहीं आ रहा या कर्सर है कहीं, ए, हाँ है, ए स्मॉल, समझ में आ गया? ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम इसका लिख सकते हैं, इसका क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये हमें नहीं पता क्योंकि ये होमोजाइगस भी हो सकता है और ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अगर आप यूनिट स्क्वायर बना के देखो तो ये होमोजाइगस भी हो सकता है नंबर 3 वाला, और ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन जितनों के हम जीनोटाइप लिख सकते हैं वो हम लिख देंगे सवाल पढ़ने से पहले। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने क्या किया, 4 ने 5 से शादी की और उनके ये बच्चे हुए। अब 4 और 5 के जो बच्चे हुए उनमें भी 2 अफेक्टेड है, इसका मतलब 5 भी कैसा है, हेट्रोजाइगस। शाबाश, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब 5 ने और 4 का जरा यूनिट स्क्वायर बनाओ जल्दी से, किस तरह के नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? वही साइड में यूनिट स्क्वायर बना लो, बुक में साइड में यूनिट स्क्वायर बनाओ 4 और 5 का। 75% होमोजाइगस होंगे, नहीं, परसेंटेज भी गलत आ रही है, 50% हेट्रोजाइगस होंगे और 50% होमोजाइगस। मैं फिर भी बना के दिखा देती हूँ, ओपन न्यू नहीं होता, अच्छा इसी में बना देती हूँ, यही बना देती हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कोई भी कहीं भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, क्या बना तुम्हारा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी 50% जो नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस, और 50% बच्चा जो है वो कैसा पैदा हो रहा है, होमोजाइगस अफेक्टेड। ठीक है, 50% कैसा पैदा हो रहा है, होमोजाइगस अफेक्टेड। समझ में आ रही है सबको बात? किसी को नहीं समझ में आई है अभी रुकवाओ मुझे, अभी समझो। देखो बेटा, क्योंकि ये रिसेसिव है ना, देखो ये दोनों होमोजाइगस थे, सॉरी दोनों फिनोटिपिकली नॉर्मल है, लेकिन इनका एक बच्चा डिजीज पैदा हुआ है, तो इन दोनों के पास जब तक ये रिसेसिव जीन होगी नहीं, बच्चा डिजीज नहीं पैदा हो सकता ना। तो इससे हमें पता चल गया डिजीज जो है वो रिसेसिव है, रिसेसिव जीन है। ठीक है, और क्योंकि रिसेसिव है तो होमोजाइगस होगी, और दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस इसलिए होंगे क्योंकि बोथ शुड हैव द जीन। क्लियर? अच्छा जी, अब क्या ये जो 3 नॉर्मल हैं ये होमोजाइगस होंगे? मैं फिर रिपीट कर रही हूं, ये जो 3 नॉर्मल हैं क्या ये होमोजाइगस होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं वो किस तरह के पैदा हो रहे हैं, शाबाशी, तो यानी ये होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, 7 भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, और 9 भी कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी 7, 8, 9 तीनों कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए हो। सही है? और जबकि 6 क्या होगा और 10 क्या होगा?
क्या हमें इन सब कुछ करने से पहले कोई सवाल पढ़ा हमने? नहीं, हमने खुद समझना है। जब हम इतना काम कर लेंगे उसके बाद सवालों की तरफ मूव करेंगे, तो आपको सवाल का जवाब सही मिलेगा, वरना आप इधर उधर ही गोल गोल घूमते रहेंगे। सवाल दिमाग में होगा और आप सवाल को डायग्राम पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। ये ह्यूमन नेचर, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी जनरेशंस आर शोन? हाँ जी, 1 1 2। देखो इन दोनों के बच्चे ये हैं और इन दोनों के बच्चे ये हैं, तो 1 नहीं 3 जनरेशन है, 3 है। एक 1 और 2 पेरेंट्स हैं, एक 4 एंड 5 पेरेंट्स है, और एक जनरेशन ये है। ठीक है, कितने जनरेशन आर शोन? 3 जनरेशन, 1 2 3। What evidence is shown in the pedigree that CF is caused by a recessive allele? अब बताओ तुम लोग, अब बताओ मुझे सवाल, मैंने करके दिया हुआ सब कुछ। बिल्कुल, पेरेंट 1 एंड 2 आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, आप ये बताओगे पेरेंट 1 और 2 आर phenotypically normal, but they have a child 4 which is affected. This means that the disease is recessive, which is present in both 1 and 2's genotype. है कि नहीं है? 1 और 2 दोनों के जीनोटाइप में ये डिजीज का जीन प्रेजेंट है, जो कि फिनोटिपिकली अपने आप को शो नहीं कर रहा। जब भी जो बच्चा नंबर 4 है वो क्या है? अफेक्टेड है। समझ में आया पहले क्यों हमें उसका जीनोटाइप ढूंढ लेना चाहिए? अच्छा, write the genotypes for individual 1, 4, 5 and 7. Have we done that already? Clear? आगे बढ़े? हाँ कर लो। Draw a genetic diagram to show the probability that the next child born to individuals 4 and 5 will suffer from CF. 4 and 5 कौन था? ये तो हमने पहले ही कर लिया, ये देखो 4 and 5 का ही बनाया ना हमने प्यूनिट स्क्वायर। क्या % चांस होगा कि वो अफेक्टेड है? क्या ये सवाल मुश्किल था? अगर आप इसको वर्कआउट कर लोगे तो यकीन जानो ये सवाल बहुत आसान सवाल है। क्लियर? आगे बढ़े। Read the following account and answer the questions as follows. CF is caused by a mutation in a gene that codes for the molecule called CFTR. सही है? CFTR is present on the surface membrane of cells and controls the secretion of mucus by glands throughout the body. Cell membrane पे present है. The muted allele causes the production of thick sticky mucus which blocks the lungs. As yet there is no cure for CF, but the potential use of gene therapy has been investigated. This will try to replace the faulty gene in the lung tissues with the normal gene. Experiments have been carried out using viruses as vectors. इंसुलिन वाले क्लास में जो अभी पिछली हुई है फ्राइडे को, कौन वेक्टर था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वाज द वेक्टर जिसमें इंसुलिन का जीन डाला गया था, अगर आपको याद हो। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? वायरस को यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर। व्हाट इज जीन म्यूटेशन? ये कर सकते हैं, बहुत आसान है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल इज CFTR मेड अप ऑफ? पढ़ो दोबारा से। कहाँ प्रेजेंट है CFTR? हाँ,
डीएनए तो जीन होगा, अगर जीन का पूछते तो वो प्रोटीन हो जाता, क्योंकि डीएनए जीन सब प्रोटीन है। तो सरफेस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, बाइलिपिड लेयर होती है, याद आया? इसीलिए सेल भी रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? लिपिड्स। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। What type, in what context of gene transfer, in the context of gene transfer, what is a vector? क्योंकि वेक्टर आपने अपने पूरे सिलेबस में दो जगह पढ़ा हुआ है, एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट की ट्रांसफर के लिए मॉस्किटो इज द वेक्टर, और एक ये जीन ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो वेक्टर in the context of gene transfer, yani they are asking you to specify on that part of your syllabus. They are asking you what a vector is. A vector is a living organism. Likh lo. A vector is a living organism in which a gene for another organism, in which a gene for another organism is replicated every time the vector reproduces. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस? घर वालों के पास है सवाल? आई हैव अ क्वेश्चन। जी मोहम्मद अहमद बोले सवाल। मिस मुझे पिछले वाले मतलब पार्ट ए से था सवाल। हाँ बोलो। मिस उसमें डायग्राम में जो लास्ट वाली जनरेशन है उसमें अगर हम पीनट स्क्वायर से देखें तो रेशो 1:1 का आ रहा है, मतलब 50-50। हाँ सही है। तो इन्होंने डायग्राम में 3:2 का रेशो क्यों दिया हुआ है? बेटा देखो, जब मैं समझ गई तुम्हारी बात क्या है। तुम कह रहे हो कि 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चों में 50% रेशो आ रहा जी है। रेशो होता जी है हर बच्चे के पैदा होने पे। जब फर्टिलाइजेशन 6 नंबर के बच्चे के लिए हुई तब 50% चांस था कि नॉर्मल पैदा हो और 50% चांस था इन्फेक्टेड पैदा हो। इन्फेक्टेड पैदा हो गया, खत्म हो गया। जब 7 के लिए दोबारा बच्चा पैदा होना था और फर्टिलाइजेशन हुई तो अगेन दोबारा से वही 50% चांस था नॉर्मल का और 50% चांस था इन्फेक्टेड का। नॉर्मल हो गया, खत्म हो गया वो वहां पे, क्योंकि वो सारे जो एग फर्टिलाइज हो गया, जो स्पर्म फर्टिलाइज हो गया, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते। फिर जब 8वां बच्चा पैदा होगा तो दोबारा से एग्स प्रोड्यूस होंगे और दोबारा से जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और दोबारा से फर्टिलाइजेशन होगी। तो जब भी इन्होंने जो आपसे ये वाली बात कही है अगले सवाल में, डी के नीचे नहीं, ये वाला डी वाला, ड्रॉ जेनेटिक डायग्राम, और जो है 4 और 5 का जब अगला बच्चा होगा तो वो क्या चांसेस होंगे सीएफ से सफर करेगा, तो अगेन 50% चांस होगा तो वो सीएफ से सफर करे और 50% ना करे। ठीक है, ये पेरेंट्स के जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा। बच्चे कितने होते हैं? अगर इसके 10 बच्चे हो तो 10 के 10 के पास हर बच्चे पे प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 50% अफेक्टेड है, 50% नहीं है। तो ऑन टोटल नहीं होता, क्योंकि हर दफा नए एग्स और नए स्पर्म्स प्रोड्यूस होते। हर समझे? बच्चे के लिए प्रोबेबिलिटी सेम होगी। जी, जिस तरह से ठीक है अब 4 बच्चे हैं, कोई कपल है उसके 4 बच्चे हैं, चारों लड़कियां हैं, जबकि मैंने तो ये पढ़ाया है कि 50% चांस होता है लड़कियों और 50% लड़की, यानी हर कपल के पास एक लड़का एक लड़की तो होनी चाहिए। क्यों नहीं होता? जी समझे? क्योंकि जी हर दफा एक नया एग और एक नया स्पर्म बन रहा है। ठीक है मिस। चलो सही है बेटा, हो गया ये सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। ये जरा खुद करो ताकि मेरे गले को थोड़ा आराम हो। टेबल भरो, जल्दी से टेबल भर के बताओ। 13 नंबर का सवाल खुद करो।
1:1, 2:3। हाँ, और अगर जो है इसका ये होगा रेशियो, तो बस 100%। 100% उस पर कोई रेशियो ही नहीं है, उसमें रेशियो बन ही नहीं रहा ना। 100%। हाँ, और फर्स्ट वाले में तो रेशियो बन ही नहीं रहा ना। हो गया, बस सब सवाल है, ये जल्दी करो। आखिरी वाले का भी सेम होगा फर्स्ट वाले की तरह। तो ये 2 और 3 तो बिल्कुल सेम है। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, ये कैपिटल सही सही सही, पर देखने का मुझे वो, मुझे लगता है मुझे अब चश्मा लगा के आना चाहिए रोजाना। मैं सिर्फ टीवी देखते हुए चश्मा लगाती हूँ, बिल्कुल आंखें फारे होती जा हो गया सबका, आगे बढ़े। क्या नहीं लिखा? लाओ दिखाओ मुझे, एक ले आओ, मैं बता देती हूँ। हाँ लाओ, मास्क लगा लूँ मैं, वरना वो कहेंगी मैंने तुम्हें कोरोना लगा दिया। सब यूनिट का मना है। हाँ, 3:1 सही है, लेकिन जीनोटाइप कैसे 3:1 आया? नहीं, इसका तो जीनोटाइप 1:1 आ रहा है। ये देखो, देखो होमोजाइगस चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, दोनों को होमोजाइगस ही कंसिडर करेंगे। कौन सा, ये वाला कह रही हो ना? ओके, सही है, ये तो 1:1 का रेशो आ रहा है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल कौन सा किया मैंने? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये वाला कराया मैंने। अच्छा, मैंने ये वाला कर दिया, 1:1 का रेशो आया। तो मुझसे ये करवाना चाह रही हो? तो ये तो 1:1 का रेशो आएगा ना यहाँ पे, ये तो मेंडल का दूसरा लॉ आ गया ना। मेंडल का दूसरा लॉ जो है, ये वाला है ना। ये होमोजाइगस आ गए। हाँ तो, हाँ मतलब होमो, नहीं नहीं, 1 होमोजाइगस 1 हेट्रोजाइगस, 1:1। देखो बेटा, जब फिनोटाइप, मैं समझी तुम लोग क्या कहना चाहते हैं। जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो टॉल है या शॉर्ट है, ठीक है। जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है।
तो अगर दो होमोजाइगस हैं इररिस्पेक्टिव कि किस चीज का भी होमोजाइगस, और दो हेट्रोजाइगस है तो 1:1 का रेशो है। भाई ये तो 100% आएगा, ठीक है, ये वाला 1:1 आएगा, जीनोटाइप कर रहे हैं, ठीक है, ये भी 100% नहीं, ये जीनोटाइप में आएगा 100%, ये वाला जीनोटाइप में आएगा 1:1, 1:1, क्योंकि दो होमोजाइगस होंगे और दो हेट्रोजाइगस होंगे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट का होगा, एक होमोजाइगस रिसेसिव का होगा, और दो हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है, तो 1:1 आया। अच्छा, उसके बाद ये वाला आया, दो हेट्रोजाइगस होंगे दो होमोजाइगस होंगे, 1:1, ये 100% आ गया, ठीक है, फिनोटाइप तो कर लिया होगा। अच्छा बता, 100%, 100%, देखो ना ऑल टॉल आएंगे, 50% कैसे आया, एक के पास है रिसेसिव जीन, दोनों के पास थोड़ी है, तो ये गलती क्या मैं पेपर में घुस के देखूंगी अब ये भी मैंने, एक ही के पास है ना रिसेसिव जीन, 100% आएगा ना, ये भी 100% है, ये 3:1 है, 3 टॉल टू 1 शॉर्ट है ना, 1:1 है ये भी 100% सही है, हो गया, माइकी कहीं गायब हो गया। अच्छा जी, अगला वाला लास्ट वाला आ जाए, 14th वाला, एक मिनट, एंजेला 13 में क्या समझाऊं बेटा? नहीं समझ आ गया। ओके, और मोहम्मद अहमद क्या जीनोटाइपिक रेशियोज कैसे, क्या मतलब मैंने बताया है? मिस ठीक है, समझ गया मिस, मैंने पहले का भेजा हुआ मैसेज। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज कोडोमिनेंट, आई गेस एवरीबॉडी कैन डिफाइन व्हाट इज कोडोमिनेंट, ये खुद करेंगे, ठीक है, समझाने वाली चीज नहीं है जो, अच्छा सवाल तो पढ़ा ही नहीं, सॉरी, वो मैंने पढ़ा, मैं आपने भी पढ़ा, जो कोट कलर इज इन शॉर्ट हॉट cattle is controlled by a codominant gene. When red cattle are crossed with white cattle, all have pale brown coats called roan. Draw a genetic diagram to show the positive genotypes and phenotypes of offspring resulting between a cross between a red bull and a white bull, a red bull and a roan cow, a red roan bull and a roan cow. मार्क्स भी मैं उसी को दे दूंगी फ्रेंड। चलो जल्दी से आगे पीछे सब लोग फटाफट। पहले उनका ना यू कर लो, जैसे रेड बुल का आर आर कर लो और व्हाइट का आर डब्ल्यू कर लो, सॉरी 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 सही कह रहे हो, डब्ल्यू डब्ल्यू कर लो। पहले की बनाओगे, रेड इज आर आर, व्हाइट इज डब्ल्यू डब्ल्यू एंड रोआन इज आर। अब बनाओ, सबसे पहले की दोगे एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर ने तुम्हें की नहीं दी है, अगर एग्जामिनर की दे देता तो आसानी हो जाती, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने की नहीं दी है तो इसका मतलब है कि की आप देंगे एग्जामिनर को। अब इन्होंने बोला है पहला क्या है, रेड एंड व्हाइट, यानी आर आर एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, आर आर एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, बिल्कुल 100% रोहान होंगे। अच्छा, दूसरा वाला है आर आर एंड आर डब्ल्यू, यानी 50% रोहान होंगे और 50% रेड होंगे। फिर है आर डब्ल्यू 100% क्या, 50% रेड होंगे 50% व्हाइट होंगे, यस, सॉरी आइंदा नहीं बताऊंगी स्लो करके बताऊंगी, ठीक है।
मैं अपना दिमाग ना स्लो मोड में कर दूंगी ना, तो फिर वो यूनिट स्क्वायर दिमाग में बनेगा नहीं, मुझे बनाना पड़ता है। चले अगला, चले 15 पे। People with sickle cell anemia are homozygous for the mutated allele HBS। अब इन्होंने यहाँ दे दिया है तो हमको यही फॉलो करना है, ठीक है। People who are heterozygous for the condition are HbA-HbS, show few signs of the disease but are resistant to malaria, ठीक है। Show few signs of the disease but are resistant to malaria. A man with sickle cell anemia survived to maturity and married a woman who was heterozygous for the condition। बड़ी कमाल हुआ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट ज्यादातर इन्फेंट में ही मर जाते हैं, तो इसीलिए देखो इन्होंने लिखा है ये स्पेसिफिकली। A man with sickle cell anemia survived to maturity and married a woman who was heterozygous for the condition, यानी HbS and HbA-HbS. Draw a genetic diagram to show the possible genotype and phenotype of the children. आवेदा समझ में आ रहा है, कर रही है। महक समझ में आ रहा है, जीनत आ रहा है, अच्छा जी, क्लियर हो गया। आगे बढ़े। Why do heterozygous have increased resistance to malaria? जी नहीं, मैंने ये पढ़ाया है क्लास में बाकायदा। मैंने बताया था कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो जो लोग हेट्रोजाइगस होते हैं दे हैव मोर रेजिस्टेंस टू मलेरिया बिकॉज प्लाज्मोडियम पैरासाइट कैन नॉट डेवलप इनटू द सिकल सेल रेड ब्लड सेल, इसलिए मलेरिया कंट्रोल हो जाता है एज कंपेयर टू अ पर्सन विथ नॉर्मल सेल्स। याद आया? शुक्रिया याद रखने के लिए। With reference to heterozygous condition, explain the meaning of the term selective advantage and selective pressure। ये तो मैंने कराया ही नहीं है तुम लोगों को, ये कहाँ से आ गया एकदम। मैं देखती हूँ ये क्या है, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। जब सिलेबस में नहीं होगा तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी। हाँ वो, हाँ अच्छा, which genotype is best fitted to an environment where there is no malaria? होमोजाइगस कौन सा, सिकल सेल वाला या नॉर्मल वाला? नॉर्मल वाला, ठीक है। सिकल सेल वाला नहीं, नॉर्मल वाला। बेटा 15 में आपको यूनिट स्क्वायर बनाना है, ये है म्यूटेटेड, इसके दरमियान और इसके दरमियान 50% बच्चे होंगे विथ नॉर्मल ब्लड एंड 50% सिकल सेल एनीमिया के साथ। अगला सवाल देखिए 16। In the 1950s, rabbits in Australia were had bred out of control, ठीक है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल उनकी पॉपुलेशन हो गई। A virus called myxomatosis was introduced into the population to reduce their number. It was very effective. Soon the population had fallen from 600 to 100 million. Soon after the virus was first used, rabbits appeared that were resistant to myxomatosis. Within 20 years, resistance to the virus has spread throughout the population
so that today the disease only kills about 50% of the infected rabbits. ठीक है, यानी 50% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं, पूरी पॉपुलेशन की 50% इन्फेक्ट होती है और उस इन्फेक्टेड का भी सिर्फ 50% मर रहा है. Using this example, explain how natural selection works. In your account, use the following terms: mutation, natural mutation, selection pressure, selective advantage, selective disadvantage, and survival for the fittest. यानी ये आपको आंसर दिखना, यार ये चीजें देख ही लो क्या है आपके. सबर. सेलेक्टिव प्रेशर क्या होता है ये लिख लो एक दफा. मैंने आज तक कभी भी फिल ब्रैडफील्ड के चैप्टर के सवाल नहीं करवाए. पता नहीं बेटा, मैंने देखा नहीं है और ये पास पेपर्स के सवाल नहीं है. हाँ, ये पास पेपर के सवाल नहीं है, लेकिन ये लिख लो. चलो, ये बस एक लाइन लिख लो. सिंपल सिंपल कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे. क्लिक कर देते. A selective pressure is any reason for an organism with certain phenotypes for either survival benefit or disadvantage. Strong survival. ये तो बहुत ही मुश्किल एग्जाम्पल है. ठहरो, मैं ढूंढती हूँ अच्छी. यही कर लेते हैं. A selective pressure is any reason for an organism with certain phenotypes to have either a survival benefit or a disadvantage. Strong sunlight is a selective pressure that favors dark-skinned people. Lighter would be a disadvantage in this reason. अच्छा, समझ में आ गया. It is an environmental factor that actually brings about a phenotype for the benefit. यानी ये कह रहे हैं एक ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपके फिनोटाइप को म्यूटेट करे. यानी अगर मेरे पास डार्क हेयर लोग हैं और लाइट हेयर लोग हैं, तो हाई सनलाइट एरिया में दे विल बी मोर बेनिफिटेड बिकॉज सेलेक्टिव प्रेशर उन पे कौन सा है, सनलाइट का है. इनको नुकसान पहुंचेगा, इनको बेनिफिट होगा और इनको नुकसान पहुंचेगा. अच्छा, एक मिनट. दूसरा क्या टर्म थी, मैं सारे वर्ड यूज करते हुए आंसर देखती हूँ. सेलेक्टिव एडवांटेज है ना. प्रेशर जो है वो ये है, क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर. प्रेशर एनवायरमेंटल फैक्टर है. एडवांटेज वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर डेवलप कर रहा है ड्यू टू सेलेक्टिव प्रेशर. ठीक है. सेलेक्टिव एडवांटेज क्या है? सेलेक्टिव एडवांटेज इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट द ऑर्गेनिज्म इज डेवलपिंग इन इटसेल्फ ड्यू टू सेलेक्टिव प्रेशर. Selective pressure क्या है? Environmental factor. Selective pressure is the environmental factor that is creating the selective advantage. Clear? और कौन सा टर्म थी बेटा? Selective disadvantage. इसी का ऑपोजिट होगा डेफिनेटली. नुकसान कर रहा है. Selective advantage is the gene that is developed due to selective pressure. Yeah, the characteristic that is developed due to selective pressure. The characteristic that is developed due to selective pressure. Selective pressure क्या है? Environmental pressure. कोई भी एक environment. Due to selective pressure. Selective pressure के bracket में लिख दो environmental factor. Disadvantage वो होगा जो नहीं develop हो रहा होगा, यकीन है. सेलेक्टिव एडवांटेज डेवलप हो रहा है और डिसएडवांटेज वो होगा जो नहीं डेवलप हो रहा होगा, जो सर्वाइव नहीं करने दे रहा. बिल्कुल. अब जैसे सेलेक्टिव प्रेशर जो है वो सनलाइट है. सेलेक्टिव एडवांटेज डार्क लोग हैं और सेलेक्टिव डिसएडवांटेज किसके पास है? लाइट. समझ में आ गई बात?
सेलेक्टिव प्रेशर एनवायरमेंटल फैक्टर है, उस एग्जाम्पल में कौन था? सनलाइट। एडवांटेज किसके पास था? डार्क लोगों के पास, क्योंकि उनका मेलानिन ज्यादा है तो वो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज किसके पास था? यानी एक सर्टेन कैरेक्टर की रिगार्डिंग बात। तो अभी तो आधा घंटा है। तो 10 मिनट और, ठीक है। अच्छा, तो यूजिंग एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन using the term mutation, selection pressure, selective advantage, disadvantage and survival of the fittest। क्या कर सकते हैं ये लोग? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी वो जीन जो सबसे ज्यादा अपने आप को एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट करवा ले, उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। जो जीन एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट हो जाए, ठीक है। ये नोट लिख के लाना, मुझे नहीं पता, देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करवा दी, उसके बाद छोड़ दूंगी पक्का। Figure 17.37 shows the main stages in transferring the human insulin gene into a bacteria। ये वो क्लास है जो आपने नहीं ली है फ्राइडे, ठीक है। ये ह्यूमन सेल है, इसमें से स्टेप 1 में जीन आइसोलेट किया जाता है, सॉरी पूरा डीएनए आइसोलेट किया जाता है। डीएनए में से स्पेसिफिकली ह्यूमन इंसुलिन जीन निकाली जाती है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाला जाता है। प्लाज्मिड में अनवांटेड जीन रिमूव की जाती है और ये ह्यूमन की जीन इसमें ज्वाइन कर दी जाती है और इसको वापस बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। जब बैक्टीरिया में इसे डालेंगे तो इसको अब हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन लग गया है। इसको जीन थेरेपी या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है इस प्रोसेस। नेम द एंजाइम यूज्ड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3। चलो बताओ, मैं तो पढ़ाया ही नहीं एंजाइम, मैंने पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन पता है तुम लोगों को, सोचो, लेकिन तुम लोग को पता है, सोचो। मिस क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं आप? बेटा, नेम द एंजाइम दैट इज यूज्ड एट स्टेप 2 एंड स्टेप 3। वेरी गुड। DNA is a protein, so the enzyme is going to be DNA है ही प्रोटीन। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन सोचा बहुत अच्छी बात है। What is the role of plasmid in this procedure? One word, one word। अभी पढ़ा है हमने 2 सवाल पहले। यस, वेक्टर। क्या वर्ड यूज होगा? The plasmid is serving as the vector for the insulin gene. How could transgenic bacteria be used to produce insulin on commercial scale? आप फर्मेंटर के बारे में बताओगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होता है ये फर्मेंटर में ग्रो होता है और फर्मेंटर में जब जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। वो इंसुलिन जो फर्मेंटर का ब्रॉथ होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, न्यूट्रिएंट उसके अंदर चला जाएगा, फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। सब बुक पे लिखा, ठीक है। तो ये पूरा बुक का है। Why is insulin produced in this way preferable to insulin extracted from the tissues of other animals? ह्यूमन का डीएनए के अलावा जो एनिमल इंसुलिन होता है उसके अगेंस्ट जो है पीपल डेवलप एलर्जीज, प्लस जो क्योंकि वो ह्यूमन का नहीं होता उसका प्रोटीन का नेचर डिफरेंट हो सकता है, तो द इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी कैन ऑल्सो स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग दैट काइंड ऑफ इंसुलिन, ठीक है। क्लियर? ये 3 रह गया है सवाल और 2 भी रह गया है। तो पहले हम कल ये खत्म करेंगे, फिर हम वर्कशीट शुरू करेंगे।
जी हुजैफा।